2022 में जीएसटी की मंथली या फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना एक बहुत ही इजी सा काम है अगर इसका कंपैरिजन हम प्रीवियस ईयर्स के साथ करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जीएसटीआर 1 और साथ में जीएसटीआर 3B फाइल करने के इस पूरे प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे एक लाइव प्रैक्टिकल डेमो के साथ, जिसको समझने में आपको जरूर 10-20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर हम रिटर्न्स फाइल करने की बात करें तो ये काम आप कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। देखिए, एक बात तो हम सारे जानते ही हैं कि अगर हमारे पास जीएसटी का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हमें रेगुलर बेसिस पे जीएसटीआर 1 और 3B ही फाइल करनी होती है जब हम मंथली या फिर क्वार्टरली की बात करते हैं, एनुअल को छोड़ के। जीएसटीआर 1 में हमें अपनी आउटवर्ड सप्लाई यानी सेल्स की डिटेल देनी होती है। जीएसटीआर 3B के जरिए हम जीएसटी की पेमेंट करते हैं। वैसे तो ये दोनों रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल होती हैं, लेकिन जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम हो उनके पास जीएसटीआर 1 को क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और जिन टैक्स पेयर्स की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो अपनी जीएसटीआर 3B को भी क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 को हम ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जीएसटीआर 3B हमें मिल जाएगी सिस्टम जनरेटेड, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। देखिए, अगर हम जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसकी रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो मेन एलिमेंट हैं। एक होता है सेल्स, जिसे हम आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं, और दूसरा परचेज, जिसे हम इनवर्ड सप्लाई का नाम देते हैं। ट्रेडिंग गुड्स के साथ साथ एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एसेट्स को भी इनवर्ड सप्लाई में ही इंक्लूड किया गया है। आउटवर्ड सप्लाई से ही कैलकुलेट होती है हमारी जीएसटी लायबिलिटी, जिसे हम आउटपुट टैक्स भी बोलते हैं। इसी तरह इनवर्ड सप्लाई से कैलकुलेट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और साथ में अगर हमने कोई परचेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर की है तो उसकी जीएसटी लायबिलिटी भी यहीं से कैलकुलेट होगी, और फिर इन दोनों फैक्टर से ही जीएसटी का वो अमाउंट निकलता है जो हमें एक्चुअल में पे करना होता है। यानी अगर हम टोटल जीएसटी लायबिलिटी में आरसीएम जीएसटी लायबिलिटी को जोड़ के उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेस कर दें तो हमारी नेट जीएसटी पेबल का अमाउंट आ जाएगा, जो कि पे करना होता है जीएसटीआर 3B के साथ। लेकिन जीएसटी रिटर्न्स का प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारी सेल्स और परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B तक जाती किस रास्ते से हैं। देखिए, जो हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड करते ही हैं। अब इसी सॉफ्टवेयर के जरिए हमारी जीएसटीआर 1 भी प्रिपेयर हो जाती है, और फिर हम ऑफलाइन मोड यूज करके इसे जीएसटी पोर्टल पर इजीली सेंड करके फाइल कर सकते हैं। और जैसे ही जीएसटीआर 1 फाइल होगी, हमारी आउटवर्ड सप्लाई और साथ में जीएसटी लायबिलिटी की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली ही जीएसटीआर 3B में भी ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसी तरह जो हमारी परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं, टेक्निकली हमारे सप्लायर्स के लिए वो सेल्स है, और जब वो अपनी सेल्स की ट्रांजैक्शंस को अपने जीएसटीआर 1 में फाइल करेगा, देन वो डेट रेंज के अकॉर्डिंगली जब हमारी जीएसटीआर 2B जनरेट होगी उसमें ऑटोमेटिकली ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और जैसे ही ये जनरेट होगी, यहाँ से हमारे आईटीसी और साथ में आरसीएम इनवर्ड सप्लाई की डिटेल भी ऑटोमेटिकली ही जीएसटीआर 3B में ट्रांसफर हो जाएगी, और इस तरह हमारा जीएसटीआर 3B ऑटोमेटिकली ही सिस्टम से जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे कैप्चर नहीं हुई तो हम इसमें डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं, और साथ में अगर रिक्वायर्ड है तो इसमें हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो फिर हम इस सिस्टम जनरेटेड रिटर्न को ही फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी आउटवर्ड सप्लाई और साथ में आईटीसी की डिटेल तो आ ही जाती है, साथ में सिस्टम ऑटोमेटिकली हमारी जीएसटी लायबिलिटी को भी कैलकुलेट कर लेता है। अब हमारे लिए यहाँ पे करने वाला काम सिर्फ इतना बचता है कि सबसे पहले तो हमें जीएसटी की पेमेंट करनी है जितना हमारा शॉर्टफॉल है, एंड देन हमें जीएसटी लायबिलिटी को ऑफसेट करना है, और फिर उसके बाद हम अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसीजर को हम एक प्रैक्टिकल डेमो के साथ देखते हैं। देखिए, फिलहाल तो जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमने अपने इस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन अगर आपको ये भी सीखना है कि जीएसटी ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होती हैं तो उसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो है, जिसकी डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। यानी इस सेशन में तो हम जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करने का जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो फाइल करनी होगी हमें अपनी जीएसटीआर 1, जिसको ओपन करेंगे हम यहाँ से। हमारी ये रिटर्न है दिसंबर क्वार्टर की, जिसका पीरियड भी हम अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में हमारे कुल मिला के 86 ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड हैं, और ये सारी की सारी जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड हैं। इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस हैं, यानी सभी प्रॉपर वे में रिकॉर्डेड हैं। अब इन टोटल ट्रांजैक्शंस में से कुल मिला के 3 ट्रांजैक्शंस B2B हैं, यानी ये वो आउटवर्ड सप्लाई है जो हमने रजिस्टर्ड पर्सन्स को की है। इनमें से किसी भी ट्रांजैक्शन की डिटेल को हम फर्दर ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं।
और इसी तरह अगर हम B2C ट्रांजैक्शंस की डिटेल भी देखना चाहें तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल कंसोलिडेटेड वे में हमें स्टेट वाइज दिखाई देगी, जैसे कि इस रिटर्न की रिक्वायरमेंट होती है। किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी हम देख सकते हैं और यहीं पे क्लिक करके हम वाउचर एंट्री तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमारी कुछ ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी हैं, जिनकी डिटेल के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फर्दर क्लिक करके हम एंट्री लेवल तक जा सकते हैं। यानी अब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारी इस फर्म की जो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं प्रॉपरली GST इफेक्ट के साथ रिकॉर्डेड हैं, जिसकी वजह से अगर हम यहीं से रिटर्न को प्रिपेयर करके फाइल करें तो हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चलिए एक बार हम अपने GST पोर्टल को ओपन करके वहाँ पे अपने GSTR1 का स्टेटस देखते हैं। देखिए इसमें हम ऑलरेडी लॉगिन हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं GSTR1 भी और साथ में 3B भी अभी फाइल की जानी बाकी हैं दिसंबर क्वार्टर के लिए। और इसके अलावा हमने अक्टूबर और नवंबर मंथ के अपने B2B इनवॉइस भी फर्निश नहीं किए, यानी अब हम इस क्वार्टर के सारे इनवॉइस अपनी GSTR1 के साथ ही फाइल करेंगे। चलिए एक बार हम रिटर्न डैशबोर्ड में भी चलते हैं और यहाँ से ओपन कर लेते हैं दिसंबर क्वार्टर को, जिसके बाद यहीं पे हमें GSTR1 फाइल करने का ऑप्शन, GSTR2 और 2B को व्यू करने का और साथ में मिलेगा GSTR3B फाइल करने का। लेकिन सबसे पहले हम ओपन करते हैं GSTR1 को। देखिए अब ईयर 22 में GSTR1 की आउटर लुक कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है, यानी प्रीवियस फॉर्मेट के कंपैरिजन में कुछ हल्के से चेंजेस इसमें हमें दिखाई देंगे। जैसे कि अभी इसके पहले पार्ट में वो सभी टेबल हैं जिसमें हमारी करंट पीरियड की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, और अब इन टेबल में हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाई देते हैं, ना कि उनकी वैल्यू। और साथ में इसके नीचे वाले पार्ट में हमें टेबल मिलेंगे अमेंडमेंट्स के, यानी अगर हमसे किसी प्रीवियस रिटर्न में मिस्टेक हुई है तो उसे यहाँ पे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं इस रिटर्न के साथ। लेकिन अगर हम अपने इस करंट पीरियड की बात करें तो फिलहाल ये सारे के सारे टेबल ब्लैंक हैं। जैसे कि अगर हम B2B टेबल को ओपन करके देखते हैं या फिर B2C लार्ज को या फिर एक्सपोर्ट के ही हम टेबल को ओपन करके देख लें तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा। देखिए वैसे अगर हम चाहें ऑनलाइन मोड में इस रिटर्न को यहीं पे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में उसकी जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन हमारे टैली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। यानी अब यहाँ पे दोबारा मेहनत करने की बजाय हम वहीं से इंपोर्ट करेंगे ऑफलाइन मोड को यूज करते हुए। चलिए GSTR1 को फाइल करने से पहले हम स्टेटस देखते हैं GSTR3B का। देखिए जब हम GSTR3B रिटर्न फॉर्म को ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो सिस्टम जनरेटेड समरी का ये मैसेज हमें दिखाई देता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि टेबल नंबर 3.1 के A, B, C और E पार्ट का जो कंटेंट है वो GSTR1 से आता है, क्योंकि ये टेबल हमारी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल हमारी GSTR1 फाइल नहीं हुई है। और इसी तरह टेबल नंबर 3.1 के D पार्ट में आता है रिवर्स चार्ज, और साथ में टेबल नंबर 4A और 4B रिलेटेड है इनपुट टैक्स क्रेडिट से, जो कि आता है GSTR2B से। लेकिन फिलहाल हमारी GSTR2B भी जनरेटेड नहीं है क्योंकि वो हर मंथ की 14th को ही जनरेट होती है। चलिए अब हम इस मैसेज बॉक्स को क्लोज करके अपनी इस रिटर्न के टेबल्स को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारा सबसे पहला टेबल है 3.1। इसमें मेनली उस सप्लाई की डिटेल आती है जिसपे हमारी GST लायबिलिटी जनरेट होती है, जैसे कि हमारी आउटवर्ड सप्लाई और साथ में इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। और अगर हम आउटवर्ड सप्लाई की बात करें तो वो डिटेल इसमें ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी हमारी GSTR1 फाइल होने के बाद, और इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज की डिटेल इसमें फिलअप होगी हमारी GSTR2B जनरेट होने के बाद। और अगर इसके टेबल नंबर 3.2 की हम बात करें तो इसमें इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है, यानी ये हमारे टेबल नंबर 3.1 की ही फर्दर एक्सटेंशन है जिसमें इंफॉर्मेशन GSTR1 से ही आती है। और अगर हम अपने टेबल नंबर 4 की बात करें तो ये रिलेटेड है इनपुट टैक्स क्रेडिट से, जिसमें इंफॉर्मेशन आएगी हमारा GSTR2B जनरेट होने के बाद। और इसके अगर हम टेबल नंबर 5 की बात करें तो इसमें भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई ही है, लेकिन एग्जेम्प्टेड निल और नॉन GST जो कि GSTR1 से ही आएगी। और इसके टेबल नंबर 5.1 में डिटेल आती है इंटरेस्ट और लेट फीस की, जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है हमारी प्रीवियस रिटर्न फाइलिंग के बेस पे। यानी अब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इन सभी टेबल में इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेटेड ही आ जाएगी। चलिए अब हम यहाँ से एग्जिट करके अगेन चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में और फाइल करते हैं अपनी दिसंबर क्वार्टर की GSTR1 ऑफलाइन मोड में। लेकिन इस ऑफलाइन मोड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए GSTR1 को प्रिपेयर करना होगा। देखिए ये हमारी GSTR1 है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अब इस रिटर्न को फाइल करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के इस ई रिटर्न ऑप्शन पे। और अब यहाँ सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना है फाइल फॉर्मेट, जो कि रहेगा JSON यानी डाटा इंटरचेंज। और फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच सेक्शन
ट्रांजैक्शन जिसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिंगल फाइल के जरिए ही पूरी रिटर्न एक्सपोर्ट कर देंगे। एंड देन है फोल्डर पाथ, यानी जहां पे हमारी ये रिटर्न एक्सपोर्ट होगी, यानी इसे भी हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद है रिटर्न का फाइल नेम जिसको हम एज इट इज ही रहने देंगे। एंड देन अगर हम HSN की समरी को भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे यस रखेंगे और साथ में डॉक्यूमेंट समरी को भी एक्सपोर्ट करने के लिए इसे हम यस पे सेट करेंगे। और फिर जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं ये कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी। बस यहाँ हमें जस्ट सेंड पे ही क्लिक करना है, हमारी ये रिटर्न एक्सपोर्ट हो जाएगी उसी फोल्डर में जो कि हमने सेलेक्ट किया था, जैसे कि यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। तो चलिए अब हम इस रिटर्न को फाइल करने के लिए अगेन चलते हैं अपने GST पोर्टल पे और अब यहाँ हमें क्लिक करना है प्रिपेयर ऑफलाइन पे, जिसके बाद हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी। एंड देन हमें अगेन क्लिक करना है चूज फाइल पे। अब देखिए यहाँ पे हमने अपनी उसी फाइल को सिलेक्ट करना है जो अभी हमने टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट की थी। जैसे ही इस फाइल को सिलेक्ट करके हम ओपन पे क्लिक करेंगे हमारी GSTR1 सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी GST पोर्टल पे। लेकिन इस फाइल को वैलिडेट होने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे मैसेज देख भी सकते हैं। और अब इस फाइल को सक्सेसफुली अपलोड करने के बाद हम बैक चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड पे। यहाँ से अगेन ओपन करते हैं दिसंबर क्वार्टर और अब यहाँ पे हमें अपने GSTR1 को ओपन करना है प्रिपेयर ऑनलाइन मोड में। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल हमने अपलोड की थी वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे टेबल वाइज कितने रिकॉर्ड अपलोड हुए हैं उनकी डिटेल हम देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हैं जैसे कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर में थे। यहाँ पे हम किसी भी टेबल पे क्लिक करके उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि हमारा B2B टेबल है, इसमें हमारे टोटल 3 इनवाइस थे। इसी तरह अगर हम किसी दूसरे टेबल की भी डिटेल देखना चाहें, जैसे कि ये एक्सपोर्ट इनवाइसेज हैं, ये भी बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हैं जैसे कि हमने अपने टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए थे। इवन यहाँ पे आके हम किसी भी ट्रांजेक्शन को एडिट करना चाहें, अगर हमसे टैली सॉफ्टवेयर में सपोज करो कोई गलती हो जाए तो यहाँ हम उसे रेक्टिफाई करके सेव कर सकते हैं। न सिर्फ एक्सपोर्ट इनवाइस, अगर हम किसी दूसरे टेबल जैसे कि हम B2C ट्रांजैक्शन की बात करें, ये भी बिल्कुल एज इट इज वैसे ही हैं जैसे कि हमने टैली सॉफ्टवेयर में रिटर्न अपलोड करने से पहले चेक की थी। यानी यहाँ पे भी डिटेल स्टेट वाइज आई है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। इवन हर टेबल में हम किसी भी रिकॉर्ड को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अगर अपलोड करने से पहले हमसे कोई गलती हो जाए। देखिए इसमें न सिर्फ सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स प्रॉपरली अपलोड हुई हैं, बल्कि अगर हम HSN वाइज समरी की भी बात करें, ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर मैनर में अपलोड हुई है जैसे कि हमने टैली सॉफ्टवेयर में चेक किया था। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम डॉक्यूमेंट इशूड की बात करें तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे प्रॉपरली अपलोड हुई है। देखिए अब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर आपने अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में GST से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया है तो फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां से रिटर्न एक्सपोर्ट करके आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हो बिना किसी चेंजेस के, जैसे कि अभी हम करेंगे। देखिए इस करंट रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हमसे किसी प्रीवियस रिटर्न में कोई मिस्टेक हुई है तो उसे भी हम इन अमेंडमेंट रिकॉर्ड टेबल्स को यूज करके रेक्टिफाई कर सकते हैं इस रिटर्न फाइलिंग के साथ। तो चलिए अब हम इस रिटर्न को फाइल करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना है जनरेट GSTR1 समरी पे और फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये समरी जनरेट ना हो जाए। देखिए जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा हमारा ये प्रीव्यू बटन हाईलाइट हो जाएगा और फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप है, इस बॉक्स को हम चेक करेंगे सो दैट हमारी तरफ से ये कंफर्मेशन जा सके कि सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। एंड देन हमें इस रिटर्न को सबमिट करना है यहाँ पे क्लिक करके। देखिए रिटर्न को सबमिट करने से पहले तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट की जा सकती है अगर कोई मिस्टेक है, लेकिन सबमिट करने के बाद हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि डाटा लॉक हो जाता है। यानी अगर हम फुली सेटिस्फाइड हैं तो ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी, साथ में कंफर्मेशन मैसेज भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप इस रिटर्न को फाइल करना है, जिसके लिए अगेन यहाँ हमें बॉटम में आना पड़ेगा और रिटर्न फाइल करने का बटन देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये एक्टिवेटेड नहीं है, जिसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा या फिर इसे एक बार हम रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं। देखिए अब फाइल रिटर्न का ये बटन एक्टिवेट हो चुका है और हमें जस्ट इस पे क्लिक करना है, जिसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी और यहाँ सबसे पहले तो हमें इस बॉक्स को चेक करना है, फिर उसके बाद जो हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी है उसे सिलेक्ट करना है। एंड देन अगर हम डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आधार बेस OTP के लिए यहाँ पे, जिसके बाद हमारे आधार लिंक मोबाइल पे एक OTP आएगा और जैसे ही उस OTP को हम यहाँ एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे हमारी ये रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। साथ में हम अपने एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर को भी यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम अगेन बैक चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में और ओपन करते हैं दिसंबर क्वार्टर को। देखिए हमारी GSTR1 तो फाइल हो ही चुकी है, जिसका स्टेटस भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन GSTR1 फाइल होने के बाद उसका क्या एग्जैक्टली इफेक्ट GSTR3B पे पड़ा उसे भी हम एक बार देख लेते हैं।
देखिए जैसे ही हम इस रिटर्न फॉर्म को ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें मैसेज सिस्टम जनरेटेड समरी का ही आता है और यहाँ पे भी मैसेज हम देख सकते हैं कि GSTR 1 तो हमारी फाइल हो चुकी है लेकिन GSTR 2 भी अभी जनरेट नहीं हुई। और जब हम इसे क्लोज करके इस रिटर्न के टेबल्स को देखते हैं, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैप्चर हो चुकी है। चलिए अब हम इस टेबल नंबर 3.1 को ओपन करके देखते हैं जो कि मेनली हमारा आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो फिगर हमने GSTR 1 में अपलोड किए थे वो एज इट इज़ यहाँ पे भी कैप्चर हो चुके हैं। और इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट टेबल है 3.2 जिसमें मेनली इंटरस्टेट सप्लाई से रिलेटेड डिटेल आती है, यहाँ पे भी सभी रिकॉर्ड प्रॉपरली कैप्चर हो चुके हैं क्योंकि इसमें भी इंफॉर्मेशन GSTR 1 से ही आती है। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे टेबल हैं जैसे कि टेबल नंबर 4 ITC से रिलेटेड है, अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो GSTR 2B से आएगी जब वो जनरेट होगा। चलिए हम एक बार फिर से चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में और स्टेटस चेक करते हैं अपने GSTR 2B का। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा GSTR 2B जनरेट नहीं हुआ, ये जनरेट होगा आफ्टर 13 यानी 14 जनवरी को। यानी फिलहाल हम अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं कर पाएंगे, हमें वेट करना पड़ेगा कम से कम 14 तक। देखिए अब 16 जनवरी आ चुकी है, जैसे कि हम यहाँ पे भी डेट को देख सकते हैं। इट मीन्स अब हमारी GSTR 2B जनरेट हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं रिटर्न डैशबोर्ड में और चेक करते हैं दिसंबर क्वार्टर के लिए GSTR 2B का स्टेटस। देखिए यहाँ पे GSTR 2B क्वार्टरली का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसे देखने के लिए हमें जस्ट व्यू पे ही क्लिक करना है। और जैसे कि अब हम देख सकते हैं ये रिटर्न जनरेट हो चुकी है और साथ में यहाँ पे इसकी जनरेशन डेट भी मेंशन है। अब देखिए इस क्वार्टर में जो हमें ITC मिलेगा वो इस रिटर्न के बेस पे ही होगा, यानी जो इनवॉइसेस हमारे सप्लायर ने कट ऑफ डेट से पहले अपलोड किए हैं GSTR 1 में वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे और उन्हीं का ही हम ITC ले सकते हैं। इन सारे इनवॉइसेस की डिटेल के लिए हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए ये लिस्ट आ जाएगी और आगे इसमें पेज नंबर 2 भी है। देखिए कुल मिला के 17 इनवॉइसेस हैं जो हमारे सप्लायर्स ने अपलोड किए हैं जिनका हम ITC ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इनवॉइस भी है जो अभी अपलोड नहीं हुआ कट ऑफ डेट तक तो उसका इस मंथ हम ITC भी नहीं ले पाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट मेंशन है यही हमारे केस में इस क्वार्टर का फाइनल ITC बनेगा और यही अमाउंट यहाँ से हमारे GSTR 3B में भी जा चुका है। चलिए अगेन बैक चलते हैं हम रिटर्न डैशबोर्ड में और ITC का स्टेटस चेक करते हैं अपने दिसंबर क्वार्टर के सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B में। साथ में बैलेंस अमाउंट की पेमेंट भी करेंगे और इस रिटर्न को फाइल भी करेंगे। अब जैसे ही यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगेन ये सिस्टम जनरेटेड समरी की रिपोर्ट आएगी जिसमें अब हम देख सकते हैं GSTR 1 भी फाइल्ड है और 2B भी जनरेटेड है। देखिए आउटवर्ड सप्लाई की ये डिटेल तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं जो कि GSTR 1 से कनेक्टेड है, लेकिन अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो कि आता है GSTR 2B जनरेट होने से। यानी अब इस मैसेज बॉक्स को क्लोज करके हम चलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल पे जो कि है टेबल नंबर 4 और यहाँ कवर पेज पे ही हमें अवेलेबल ITC के फिगर्स दिख जाएंगे। फर्दर डिटेल के लिए हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए इसमें भी फिगर्स बिल्कुल एज इट इज वैसे ही कैप्चर हुए हैं जैसे कि हमने GSTR 2B में चेक किए थे, यानी अब ये ITC हम क्लेम कर सकते हैं। देखिए एक बात हमें और समझनी है कि इस अवेलेबल ITC के साथ हम 5% और एक्स्ट्रा प्रोविजनल ITC ले सकते हैं उन इनवॉइसेस के लिए जिनको हमारे सप्लायर अपलोड नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी फिगर को 5% से ज़्यादा चेंज करते हैं तो ऐसे करके वो डिक्लाइन हो जाएगा और अगर आप इसमें प्रोविजनल बेसिस पे 5% तक एक्स्ट्रा ITC क्लेम करते हो तो जब सप्लायर एक्चुअल में इनवॉइस अपलोड करेगा तो हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसकी वजह से ITC रिकंसिलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा हम तो रिकमेंड करते हैं कि आप एक्चुअल बेसिस पे ही ITC क्लेम कीजिए। देखिए अब अगर हम अपनी इस सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B की बात करें तो यही हमारे लिए एक फाइनल रिटर्न है क्योंकि इसमें हमें किसी भी टाइप की कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप चाहो तो इस सिस्टम जनरेटेड रिटर्न को टैली सॉफ्टवेयर के साथ भी मैच कर सकते हो जहां से हमने डाटा इंपोर्ट किया था। देखिए ये हमारी दिसंबर क्वार्टर की GSTR 3B है जो कि टैली सॉफ्टवेयर ने प्रिपेयर की है। इसमें ये टोटल आउटवर्ड सप्लाई का टेबल है, साथ में इंटरस्टेट और एक्सपोर्ट के टेबल अलग से हैं। अब यही सारे फिगर्स हमारे सिस्टम जनरेटेड रिटर्न में भी हैं, लेकिन कुछ महीने पहले जब ये रिटर्न हमारे पास सिस्टम जनरेटेड नहीं थी तो हमें यहीं से एक्सपोर्ट करनी होती थी जिसकी अब हमें खास तौर पे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है या फिर डाटा मिसिंग है तो यहाँ से भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली GSTR 3B के इन टेबल्स में भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस केस में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड रिटर्न ही हमारी फाइनल रिटर्न है। तो चलिए अब हम इस रिटर्न को फाइल करने का प्रोसेस शुरू करते हैं और जिसके लिए सबसे पहले तो हम इसको सेव करेंगे। वैसे इस रिटर्न का हम यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं।
अदरवाइज इसे फाइल करने के लिए हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट पे, जिसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स की ये स्क्रीन आएगी, जिसमें सबसे पहले तो हमें अपने जीएसटी कैश लेजर का ही बैलेंस दिखाई देगा अगर कोई प्रीवियस हमारा सरप्लस पड़ा है, और फिर इसमें आगे हमें करंट बैलेंस दिखाई देगा जीएसटी क्रेडिट लेजर का। इस क्रेडिट लेजर में आईटीसी का वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है जो हमें जीएसटीआर 2B के जरिए मिलता है। साथ में अगर कोई हमारा प्रीवियस मंथ का सरप्लस आईटीसी है तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। और अब इसमें नीचे हमें दिखाई देगी जीएसटी लायबिलिटी को पे करने की डिटेल, और यहाँ इसके सेकंड कॉलम में ये वो अमाउंट है जो हमारी इस पर्टिकुलर क्वार्टर की टोटल जीएसटी लायबिलिटी है। अब देखिए इस लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास कुल मिला के दो सोर्स हैं, एक तो आईटीसी और फिर जितना बैलेंस बचता है उसे हम कैश में पे करते हैं। यानी अब जितनी पेमेंट हमारी अवेलेबल आईटीसी से हो जाएगी वो तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ कॉलम नंबर 3, 4, 5 और 6 में रिफ्लेक्ट हो चुकी है, और उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है यानी जो हमें कैश में पे करना है वो भी यहाँ ऑटोमेटिक ही कॉलम नंबर 7 में रिफ्लेक्ट हो चुका है। और अब अगर रिमेनिंग पेमेंट के लिए हमारे पास कैश बैलेंस होता तो वो कॉलम नंबर 14 में हमें दिखाई देता, लेकिन अब यहाँ अमाउंट 0 होने की वजह से ये अमाउंट हमें डिपॉजिट कराना होगा, यानी अब ये हमारी एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट है जिसे हम कॉलम नंबर 15 में देख सकते हैं। और अब इस एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम यहीं से चालान क्रिएट करके कैश रजिस्टर में अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए जब हम यहाँ से चालान क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिलअप भी हो जाता है, और अब अगर ये पेमेंट हम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पेमेंट मोड में ई पेमेंट को सिलेक्ट करके हम इस चालान को जनरेट करेंगे। देखिए अब ये चालान तो जनरेट हो चुका है, बस इसकी हमें पेमेंट ही करनी है, जिसके लिए यहाँ हम नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे और ये लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर हमने पहले भी पेमेंट की है तो फिर हम प्रेफर्ड बैंक पे क्लिक करके भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन इन टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, जिसके बाद नेट बैंकिंग की हम इस स्क्रीन पे डाइवर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें अपने यूजर और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे हमारे उसी चालान की डिटेल आएगी जिसे अच्छे से देखने के बाद हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद अगेन फिर वही डिटेल आएगी। अब यहाँ से भी हमें कन्फर्म करना है, और अब नेट बैंकिंग के लिए हमें ओटीपी आएगा, उसे एंटर करने के बाद अगेन हम कंफर्म करेंगे। देखिए अब हमारे इस चालान की पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है, और साथ में अगेन हम जीएसटी पोर्टल पे भी डाइवर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे भी हम पेमेंट कंफर्मेशन को देख सकते हैं। तो चलिए अब रिमेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्लिक करना है कंटिन्यू पे, जिसके बाद अगेन हम पेमेंट ऑफ टैक्स की उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। देखिए अभी जो अमाउंट हमने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है वो हमारे कैश लेजर में भी रिफ्लेक्ट हो चुका है। यानी जीएसटी पेमेंट का सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है कि जो अमाउंट हम ऑनलाइन डिपॉजिट कराते हैं वो जाता है जीएसटी कैश लेजर में, और फिर वहां से हमारी जीएसटी की पेमेंट होती है, और इसके अलावा बाकी सारे फिगर एज इट इज ही हैं। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं और जीएसटी की पेमेंट सेटिंग को देखते हैं। देखिए जैसे कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हमारी टोटल जीएसटी लायबिलिटी है, और इसमें से जो पेमेंट आईटीसी से हो जाएगी उसकी डिटेल कॉलम नंबर 3, 4, 5 और 6 में है। इसके अलावा जो पेमेंट हमारी कैश लेजर से होगी उसकी डिटेल कॉलम नंबर 7 में है, एंड जो अवेलेबल बैलेंस हमारे कैश लेजर में है उसकी डिटेल हमें कॉलम नंबर 14 में मिलेगी। और अगर कोई शॉर्टफॉल है तो वो कॉलम नंबर 15 में दिखाई देगा जिसे हम ऑलरेडी डिपॉजिट करा चुके हैं। बस यहाँ पे हमें एक बात खास तौर पे ध्यान रखनी है कि जब तक एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट ये सारी 0 नहीं होगी तब तक हम जीएसटी की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं जीएसटी की पेमेंट, जिसके लिए हमें क्लिक करना है यहाँ मेक पेमेंट पे, और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये वार्निंग आएगी जिसमें हमें बताया गया है कि जो हमारे क्रेडिट रजिस्टर में आईटीसी अवेलेबल है वो यूटिलाइज होगा, और साथ में कैश लेजर में से रिक्वायर्ड अमाउंट डिडक्ट होकर जीएसटी लायबिलिटी की पेमेंट होगी। अब जैसे ही हम इसे यस करेंगे हमारी जीएसटी लायबिलिटी ऑफसेट हो जाएगी। देखिए यहाँ ऑफसेट सक्सेसफुल का मीनिंग है कि हमारी जीएसटी की पेमेंट अब हुई है, यानी ऑफसेट के बाद अगर हम अपने क्रेडिट लेजर को देखें तो वहां पे भी बैलेंस नील मिलेगा और कैश लेजर में भी, क्योंकि हमारे इस केस में ये दोनों 100% यूटिलाइज हो चुके हैं। देखिए जीएसटी पेमेंट के बाद अब हमारा लास्ट काम बचता है कि हम इस रिटर्न को फाइल करें, और जिसके लिए सबसे पहले तो हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल पे, फिर ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी, और अब यहाँ इस डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लिक करके इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। देन हमें अथॉराइज सिग्नेटरी को सिलेक्ट करना है, और अब इस रिटर्न को भी हम डीएससी के जरिए फाइल कर सकते हैं, और साथ में आधार बेस्ड ओटीपी। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करने के बाद हम वेरीफाई करेंगे, और हमारी ये रिटर्न भी सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी, जिसकी कंफर्मेशन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आज की डेट में अगर हमारे पास रेगुलर रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हमें 2 ही रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, एक तो जीएसटीआर 1 और दूसरी जीएसटीआर 3B। और अब तो ये एक बहुत ईजी सा ही काम है। अगर आपको जीएसटी ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रॉपरली रिकॉर्ड करनी आती हैं तो आप ऑफलाइन मोड यूज करके इस काम को कुछ ही मिनटों में कर सकते हो।
और अगर आपको ऐसा करने में दिक्कत है, यानी आप ये काम भी सीखना चाहते हो, तो उसका हमारा एक अलग से वीडियो है टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पेज को भी विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप जीएसटी के काम को एज ए प्रोफेशनल करना चाहते हो, तो फिर आपके लिए हमारे पास एक एडवांस लेवल का कोर्स भी है, जिसमें हमने कंप्लीट जीएसटी कॉन्सेप्ट को बहुत आसान लैंग्वेज में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। हर वो टॉपिक कवर किया गया है जिसकी जरूरत एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट हमें पड़ती है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, इनवाइसिंग रूल्स, ई इनवाइस, ई वे बिल्स, HSN कोड। और अगर हम जीएसटी ट्रांजैक्शंस के प्रैक्टिकल की बात करें तो हर टाइप की ट्रांजैक्शंस को कवर किया गया है, जैसे कि जीएसटी ट्रांजैक्शंस विद इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड होती हैं, विदाउट इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड होती हैं, आईटीसी के साथ एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस, फिक्स्ड एसेट्स की ट्रांजैक्शंस, साथ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की ट्रांजैक्शंस, एडवांस रिसीप्ट्स, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, स्टैट एडजस्टमेंट, और इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे काम हैं। साथ में प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर जीएसटी प्रोजेक्ट भी आपको मिलेंगे, जिनमें हर टाइप की जीएसटी ट्रांजैक्शंस के इनवॉइसेस को इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद अगर हम रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो पूरे रिटर्न सिस्टम कॉन्सेप्ट को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, चाहे ऑनलाइन मोड हो या फिर ऑफलाइन मोड। जीएसटी के साथ साथ आप इनकम टैक्स रिटर्न, TDS, PF, ESI, बैलेंस शीट जैसे काम भी बहुत ईजिली सीख सकते हो। इन सभी कोर्सेज की फर्दर डिटेल के लिए आप जरूर विजिट कीजिएगा हमारे वेब पोर्टल onlinecca.com को। होप सो हमारा ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।